पिछले 18 घंटों से एक ट्रक बिना रुके एक सुनसान रास्तों से आगे बढ़ता जा रहा था। अरे हाँ सेठ जी, हाँ, आप चिंता मत कीजिए, आपका एलपीजी सिलेंडर टाइम पर पहुंच जाएगा। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ शंकर, लेकिन तुम आओगे कैसे? क्यों सेठ जी, इस रास्ते पर कुछ हुआ है क्या? तुम्हें पता नहीं है क्या? सभी न्यूज चैनलों पर यही खबर चल रही है। उस रास्ते के सामने जो पुल था वह पूरी तरह गिर चुका है और उस हादसे में बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है। तो एक काम करते हैं सेठ जी, मैं अभी उस पुल से काफी पीछे हूँ। रोड के बीच में जो 3 कोना चौक है ना, जहां से 3 रास्ते निकलते हैं, वहां एक कच्चा रास्ता भी है। मैं उसी कच्चे रास्ते से आ जाता हूँ। आइडिया बुरा नहीं है शंकर। उस रोड पर जाम में फंसने से बेहतर है कि तुम उसी कच्चे रास्ते से सभी एलपीजी सिलेंडर मेरे पास पहुंचा दो, क्योंकि यहाँ लोग कई घंटों से लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन हाँ शंकर, एक बात याद रखना, उस रास्ते में कहीं भी मत उतरना। क्यों सेठ जी, उस रास्ते में भी कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं उस रास्ते से तो कभी नहीं आया हूँ, लेकिन उसके बारे में सुना जरूर है। कहते हैं जो भी उस रास्ते में उतरता है उसे छलावा लग जाता है। क्या सेठ जी, आप भी कुछ भी बोलते हैं? दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है और आप भूत प्रेत की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं पहुंचकर आपको कॉल करता हूं। ड्राइवर शंकर की बात सुनकर ऐसा लग रहा था कि यह ट्रक एलपीजी सिलेंडरों से भरा हुआ है और इसे किसी भी हालत में सुबह तक उस सेठ के यहां पहुंचाना है। क्या हुआ उस्ताद, सेठ जी ने क्या कहा? अरे छोटे, तुम नींद से कब उठे? अभी अभी जगा हूँ उस्ताद। वैसे सेठ जी क्या कह रहे थे? सेठ जी कह रहे थे कि एलपीजी सिलेंडर के लिए उनकी दुकान के आगे लोगों की लंबी कतार लगी हुई है और न्यूज चैनलों पर खबर चल रही है कि इस रोड के बीच में जो पुल था वह टूट गया है और सड़क पूरी तरह जाम हो चुकी है। अरे उस्ताद, ये कब हो गया? कल तो हम उसी पुल से आए थे, आज ये कैसे टूट गया? पता नहीं छोटे, इस देश में पहले से ही एलपीजी की कमी है। क्या ये कम था जो अब एक और हादसा हो गया? अब क्या करेंगे उस्ताद, कोई उपाय ढूंढे कि नहीं? क्योंकि ये सभी सिलेंडर किसी भी हालत में उस सेठ के यहाँ पहुँचाना है। हाँ छोटे, अब इस हाईवे रोड से नहीं जाना है, बीच में कच्ची सड़क की तरफ मुड़ जाएंगे। थोड़ा समय लगेगा लेकिन पहुंच जाएंगे। शंकर अपने ट्रक को धीरे धीरे उस जगह रोक देता है जहां से 3 अलग अलग रास्ते निकलते हैं। देखो छोटे, सेठ जी सही कह रहे थे, यहां से पुल तक सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। कितना भयंकर जाम लगा हुआ है। हाँ उस्ताद, मैं भी यही देख रहा हूँ। यहाँ तो सच में बहुत भयंकर जाम लगा हुआ है। अगर हम यहाँ रुक गए तो पहुँचने में काफ़ी देर हो जाएगी, इसलिए बिना देर किए कच्चे रास्ते से चलिए। हाँ छोटे, अब मैं गाड़ी कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ देता हूँ। शंकर बिना देर किए अपनी गाड़ी को उस कच्चे रास्ते की ओर मोड़ देता है। अरे छोटे, एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता था लेकिन रोज भूल जाता हूँ। जिस नेटवर्क मार्केटिंग में तुम जुड़े थे उसमें कितना फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ उस्ताद, आप सही थे जो इसमें नहीं जुड़े। इस कंपनी में 3 लोगों को जोड़ते जोड़ते मेरी हालत खराब हो जाती थी और ऊपर से कंपनी भी भाग गई। मेरा सारा पैसा इसमें डूब गया। वो कहावत तो आपने रील में पढ़ी ही होगी, जॉब ना मिले तो चाय पकौड़े बेच लेना, मगर 3 लोगों को जोड़ने वाली कंपनी कभी ज्वाइन मत करना। हाँ छोटे, मैंने भी ये इंस्टाग्राम रील में देखा था, इसलिए मैं इसमें नहीं जुड़ा। चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कम से कम तुम्हें यह सीख तो मिल गई कि क्या सही है और क्या गलत। यार छोटे, इस कच्ची रोड पर कब से ट्रक चला रहा हूं लेकिन अब तक एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही है। पता नहीं उस्ताद, मैंने इस रोड से कभी सफर नहीं किया है। कहीं सेठ जी इस रोड के बारे में सही तो नहीं बोल रहे थे? सेठ जी इस रोड के बारे में क्या बोल रहे थे उस्ताद? वो कह रहे थे कि इस कच्ची रोड पर कहीं भी उतरना नहीं है। क्यों उस्ताद, ऐसा क्यों? क्योंकि इस रोड पर छलावा रहता है। क्या उस्ताद, आप भी कुछ भी बोलते हैं? अभी सारी दुनिया AI की बात कर रही है और आप छलावे की बात कर रहे हैं। ये सब तो YouTube वीडियो में ही अच्छा लगता है। अरे यह सेठ जी का कहना था, मेरा नहीं। मैंने भी सेठ जी को यही जवाब दिया कि दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है और आप छलावे की बात कर रहे हैं।
दोनों इसी तरह बात करते हुए इस सुनसान जंगल के कच्चे रास्ते पर आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। अरे उस्ताद, मुझे बहुत जोर से भूख लग गई है। कहीं ढाबा मिले तो गाड़ी रोक दीजिएगा। हाँ छोटे, मुझे भी बहुत जोर से भूख लग गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस सुनसान रास्ते में कोई ढाबा मिलेगा। एक काम करते हैं छोटे, ट्रक रोक देते हैं। हमारे पास 2 पैकेट मैगी बचे हुए हैं, 10 मिनट में बनकर तैयार भी हो जाएगी। क्या कहते हो, ट्रक रोक दें? हाँ उस्ताद, ट्रक रोक दीजिए। और वैसे भी कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दिन भर में हमने सिर्फ एक ही बार खाना खाया है और अब तो बहुत जोर से भूख भी लग रही है। अगर यहीं ट्रक रोककर मैगी बना लेते हैं तो 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। कम से कम थोड़ा पेट तो भर जाएगा। ठीक है छोटे, यहीं कहीं रोड के किनारे ट्रक रोक देता हूं। फिर ड्राइवर धीरे धीरे ट्रक की रफ्तार कम करता है और उसी रोड के किनारे ये अपने ट्रक को सावधानी से रोक देता है। एक काम करो छोटे, तुम सिलेंडर लेकर मैगी बनाना शुरू करो। तब तक मैं ट्रक के चारों तरफ एक बार गाड़ी चेक कर लेता हूं कि कहीं कोई रस्सी तो नहीं खुल गई है। ठीक है उस्ताद, जैसा आप कहें। आप गाड़ी चेक कर लीजिए, मैं तब तक मैगी बनाना शुरू करता हूँ। छोटू सिलेंडर लेकर नीचे उतर जाता है और ट्रक के आगे की ओर जाने लगता है। इधर ड्राइवर भी गाड़ी को पूरी तरह चेक करने लगता है कि कहीं कोई रस्सी तो नहीं खुल गई है। इधर छोटू सिलेंडर को नीचे रखकर उसके ऊपर पतीला रख देता है और फिर इधर उधर माचिस ढूंढने लगता है ताकि जल्दी से मैगी बना सके। ये उस्ताद माचिस कहाँ रख दिया है? इस थैली में भी माचिस नहीं मिल रही है। छोटू हर जगह माचिस ढूंढता है और जब उसे कहीं माचिस नहीं मिलती तो वह उस्ताद को पुकारने लगता है। अरे उस्ताद, माचिस कहाँ रखी है? अरे उस्ताद, माचिस कहाँ रखे हो? अरे ये सुन क्यों नहीं रहे? रुको, जाकर देखता हूँ। ये उस्ताद कहाँ चला गया? छोटू धीरे धीरे खड़ा होता है, चारों तरफ नजर घुमाता है और फिर ट्रक के पीछे की ओर जाने लगता है, यह देखने के लिए कि उस्ताद आखिर कहाँ चले गए। अरे उस्ताद, आप यहाँ खड़े हैं, मैं कब से आपको पुकार रहा था। माचिस कहीं भी नहीं मिल रही है। आपने माचिस कहाँ रखी है? माचिस शायद कल ही खत्म हो गई थी छोटे। धत तेरी के, मैं कल ध्यान से सोच के रखा था कि रास्ते में खरीद लूंगा, लेकिन ध्यान ही नहीं रहा। बिना माचिस के अब मैगी कैसे बनेगी उस्ताद? भूख के कारण ड्राइवर और छोटू उस सुनसान कच्चे रास्ते में फंस चुके थे। चारों तरफ घना जंगल और गहरा सन्नाटा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि बिना माचिस के मैगी आखिर कैसे पकेगी, क्योंकि दूर दूर तक कोई ढाबा या दुकान भी दिखाई नहीं दे रही थी। उस काले और घने अंधेरे में उस सुनसान कच्ची रोड पर अचानक किसी के आने की आहट सुनाई देती है। चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि पैरों की हल्की सी आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। छोटू जब ध्यान से उस दिशा में देखता है तो उसे सामने से एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई देता है। उसके एक हाथ में कमंडल था और सिर पर एक बोरी रखी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह बहुत दूर से चलकर कहीं जा रहा हो। अरे उस्ताद, इस सुनसान रास्ते में ये बूढ़ा कौन है? पता नहीं छोटे, चलो उससे पूछते हैं, शायद उसके पास माचिस हो। अरे बाबा जरा रुकिए, क्या आपके पास माचिस होगी? नहीं बेटा, मैं पीता वीता नहीं हूँ, इसलिए माचिस अपने पास नहीं रखता। मुझे इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती। क्या हुआ बेटा, इस सुनसान रास्ते में यहाँ क्यों रुके हो? क्या गाड़ी खराब हो गई है या कोई और दिक्कत आ गई है? मैं क्या बताऊं बाबा, मैं इस गाड़ी का ड्राइवर हूं और ये छोटू है। मैं लगातार 18 घंटे से गाड़ी चला रहा हूं। हम दोनों ने दिन भर में सिर्फ एक ही बार खाना खाया था। सोचा था कि रास्ते में कहीं खाना खा लेंगे, लेकिन हाईवे के पुल गिरने के बाद मुझे अपनी गाड़ी इस कच्चे रास्ते की ओर मोड़नी पड़ी। आपको तो पता ही होगा कि इस रास्ते में एक भी ढाबा नहीं है। अब तो लगता है कि हमें भूखे ही आगे जाना पड़ेगा। बेटा,
मेरे पास थोड़ा चूड़ा मुड़ी है। अगर तुम मुझे आगे वाले दूसरे गांव तक अपनी गाड़ी से पहुंचा दोगे तो मैं उसमें से थोड़ा तुम्हें भी खाने के लिए दे दूंगा। कम से कम तुम्हारी भूख तो थोड़ी कम हो जाएगी और मेरी पैदल चलने की परेशानी भी कम हो जाएगी। हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं। वैसे भी हमें आगे ही जाना है। अगर आपको आगे वाले दूसरे गांव तक जाना है तो हम आपको अपनी गाड़ी से आराम से पहुंचा देंगे। आपको पैदल चलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बाबा, आप गाड़ी में बैठ जाइए। रास्ते में सफ़र करते करते ही हम चूड़ा मुड़ी खा लेंगे। कम से कम हमारी भूख तो थोड़ी कम हो जाएगी। इतना कहकर तीनों धीरे धीरे ट्रक के आगे की ओर जाने लगते हैं, लेकिन ड्राइवर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। उसे बिल्कुल भी भनक नहीं लगती कि वह अनजाने में कितनी बड़ी मुसीबत को अपने साथ ट्रक में बैठाने जा रहा है। ड्राइवर बिना देर किए ट्रक को स्टार्ट करता है। इंजन गरजता है और ट्रक धीरे धीरे उस सुनसान कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है। अरे बाबा, इतनी रात को आप इस सुनसान रास्ते पर कहाँ जा रहे थे? आपको अकेले देखकर हमें थोड़ा अजीब भी लगा। बेटा, जब मैं घर से निकला था तब दिन ही था, लेकिन कब रात हो गई पता ही नहीं चला। दरअसल अगले गांव में मेरी बेटी की ससुराल है। मैं वहीं दही, चूड़ा और मुड़ी का सनेश पहुंचाने जा रहा हूं। अच्छा अच्छा बाबा, तो आप हर साल अपनी बेटी की ससुराल में यह स्नेश पहुंचाने जाते होंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बेटा, मैं यह सनेश हर साल पहुंचाता हूं, लेकिन लगता नहीं है कि इस बार पहुंचा पाऊंगा। तभी अचानक उस रोड पर एक पुलिस की गाड़ी खड़ी दिखाई देती है जो ट्रक को रुकने का इशारा कर रही है। अरे छोटे, इस रोड पर पुलिस कहाँ से आ गई रे? पता नहीं उस्ताद, लगता है ट्रक रोकना पड़ेगा। तभी ट्रक ड्राइवर ट्रक की रफ्तार धीरे धीरे कम करता है और सामने खड़ी पुलिस की गाड़ी के पास पहुंचकर अपना ट्रक रोक देता है, क्योंकि पुलिस वाला उसे रुकने का इशारा कर रहा होता है। बाबा, आप यहीं रुकिए, मैं पुलिस से थोड़ी बात करके आता हूँ। तब तक आप चूड़ा मुड़ी बाहर निकाल कर रखिए। चलो छोटे। ड्राइवर और छोटू दोनों ट्रक से नीचे उतरते हैं और धीरे धीरे पुलिस की गाड़ी की ओर बढ़ने लगते हैं। क्या बात है साहब जी? कौन हो तुम सब? इतनी बड़ी गाड़ी तो इस रोड पर कभी नहीं चलती। और इसमें क्या है? क्या तुम रात में कोई तस्करी तो नहीं करते हो? नहीं नहीं साहब जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हाईवे का पुल टूट गया है, इसीलिए मुझे मजबूरी में इस कच्चे रास्ते से आना पड़ रहा है। और इस ट्रक में एलपीजी के सिलेंडर भरे हुए हैं, जिन्हें आगे शहर तक पहुंचाना है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। तभी शंकर और छोटू की नजर सड़क के किनारे पड़े एक बड़े कपड़े पर पड़ती है। उस कपड़े को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर किसी का शरीर छिपा हुआ हो। दोनों कुछ पल के लिए वहीं खड़े होकर उस कपड़े को ध्यान से देखने लगते हैं। साहब जी, इस कपड़े के अंदर किसका शरीर है? क्या यहाँ किसी का एक्सीडेंट हुआ है? हाँ ड्राइवर, यहाँ किसी का एक्सीडेंट हुआ है। लगता है ये लावारिस लाश है, क्योंकि अभी तक कोई इसे पहचानने या लेने नहीं आया है। तभी अचानक वहां तेज आंधी तूफान शुरू हो जाता है। तेज हवाएं चारों तरफ चलने लगती हैं और आसपास की धूल उड़ने लगती है। उसी तेज हवा की वजह से उस शरीर पर पड़ा कपड़ा धीरे धीरे उड़ जाता है। जैसे ही शंकर और छोटू उस शरीर को देखते हैं, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। डर के मारे उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है और कुछ ही पलों में दोनों वहीं बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। अरे, इसका चेहरा देखकर ये दोनों बेहोश क्यों हो गए? आखिर इस लाश में ऐसा क्या है जो इन्हें इतना डरा दिया? उस पुलिस वाले को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक यह क्या हो गया। अभी कुछ ही देर पहले दोनों ठीक ठाक खड़े होकर बात कर रहे थे और अब अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। पुलिस तुरंत उन दोनों पर पानी छिड़कता है। आंखें खुलते ही वह उठकर खड़ा हो जाता है
अरे तुम दोनों को क्या हुआ था? तुम लोग बेहोश क्यों हो गए थे? अरे साहब जी, जिंदा इंसान को मरा हुआ देखकर हम बेहोश नहीं होंगे तो और क्या होंगे? क्या? ये क्या तुम बोल रहे हो? तभी शंकर और छोटू को अचानक याद आता है कि वह आदमी तो उनके ट्रक में बैठा हुआ था। यह सोचते ही दोनों घबराकर तुरंत पीछे मुड़कर ट्रक की ओर देखते हैं, लेकिन जब वे ध्यान से देखते हैं तो वहां कोई भी नहीं होता। अरे तुम दोनों पीछे क्यों देख रहे हो? मैंने तुमसे क्या पूछा था? क्या तुम इस मरे हुए आदमी को जानते हो? हाँ साहब जी, हम इस आदमी को जानते हैं। इसकी बेटी की ससुराल आगे वाले गांव में है। अभी कुछ देर पहले ही यह हमारे ट्रक में बैठा हुआ था। यह कैसे हो सकता है? इस आदमी को मरे हुए कई घंटे हो चुके हैं और तुम कह रहे हो कि यह तुम्हारे साथ बैठा था। आखिर यह कैसे हो सकता है? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा साहब जी कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। अब मैं चलता हूं, लेकिन आपसे एक निवेदन है, इस बॉडी को लावारिस मत घोषित कीजिएगा। इसे इसके परिवार वालों तक पहुंचा दीजिएगा। इतना कहकर शंकर और छोटू वहां से मुड़ते हैं और धीरे धीरे ट्रक की ओर चलने लगते हैं। कुछ ही देर में शंकर ट्रक को स्टार्ट करता है और वहां से चल देता है। अरे उस्ताद, ये क्या था? डर के मारे मेरी तो हालत खराब हो गई थी। अच्छा हुआ कि हम वहां से निकल आए। हाँ छोटे, मुझे क्या पता था कि इतना खतरनाक छलावे से सामना हो जाएगा। मेरी भी हालत खराब हो गई थी। अब से हम कभी भी किसी अनजान आदमी को गाड़ी पर नहीं चढ़ाएंगे।